गहलोत साहब, ये अपने चौधरी रामपाल जी, इलाके के तमाम किसान सरदारों, बहनों और भाइयों, इस देश की आजादी की लड़ाई में 2000 किसान आंदोलन हुए थे। 2000 लड़ाइयां किसानों ने आजादी के दौरान लड़ी थी, उसी में से नेता बने। महात्मा गांधी चंपारण के किसान आंदोलन में गए तो महात्मा बने। सरदार पटेल ने खेड़ा का आंदोलन चलाया तो वल्लभ भाई से सरदार बने। पंजाब में जब अनाज मंडी में भगत सिंह के चाचा ने पगड़ी संभाल गाया तो देश में कितने नौजवान लड़ाई के लिए खड़े हो गए। प्रतापगढ़ में यूपी में किसानों का आंदोलन हुआ, जवाहरलाल उसमें गए तो उन्हें पता चला, किताब में लिखा है, मुझे पता ही नहीं था किसानों के साथ क्या होता है। तो 2000 लड़ाइयों के बाद देश आजाद हो गया। लेकिन आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी पंडित नेहरू को कि देश आजाद हो गया है, तुम प्रधानमंत्री बन गए हो, मेरा ये मशवरा है, देश की तरक्की गांव के इर्द गिर्द होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने अपनी किताब में कुछ चिट्ठियां दी। जवाहरलाल जी ने चिट्ठी का जवाब लिखा कि गांव अंधेरे कुएं हैं, गांव के रहने वाले इंसानों हैं, ये छोटी छोटी चीजों पर लड़ते हैं, ये तरक्की के खिलाफ हैं, लिहाजा तरक्की शहरों के इर्द गिर्द होगी। गांधी जी ने दोबारा चिट्ठी लिखी, लेकिन उसके जवाब का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। और नतीजा हुआ इस देश में कि सारी योजनाएं, सारी तरक्की, सारा बजट शहर और बड़ी चीजों के लिए चला गया और हमारे हाथ में कोई चीज नहीं आई। मैं चरण सिंह जी का जनरल सेक्रेटरी था। जब एशियाई खेल हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, ये इंदिरा गांधी 600 करोड़ 6 दिन में फूंकने वाली है। भाखड़ा नंगल 60 करोड़ में बना था, 600 करोड़ 6 दिन में इंदिरा गांधी फूंकने वाली है, तुम लोग जेल जाओ। हम लोग जेल गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। 6 दिन में 600 करोड़ फूंक दिया, मेडल एक नहीं आया। हॉकी भी 7 गोल से हारे हम पाकिस्तान से, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए तो रुपया जाता नहीं है। इस बार मैंने फिर देखा, जब कॉमनवेल्थ के गेम हुए तो कॉमनवेल्थ गेम में उस साल में जो बजट आया उसमें पूरे देश की सिंचाई के लिए 1100 करोड़ रुपए का इंतजाम था और सुरेश कलमाड़ी को लूटने के लिए 17,000 करोड़ प्रणब मुखर्जी ने दिए थे। ये उसी दिन से चल रहा है जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी, ये आज तक मिटा नहीं है। और आज तो देश की इतनी बड़ी दुर्दशा है कि बताया नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार की गिनती भी कराई जा सकती कि कितना रुपया। हम 4 लोग थे राजीव गांधी के खिलाफ, मैं, वीपी सिंह साहब, आरिफ मोहम्मद और रतन नेहरू। हमने बिगुल बजाया था कि प्रधानमंत्री ने तो उसमें पैसा खा लिया। हमने 404 की सरकार बदली थी, लेकिन 60 करोड़ का मामला था। अब तो 1,27,000 करोड़ को अकेले राजा खा गया। एक बूढ़े आदमी ने मेरे से पूछा कि बेटा कितना किस चीज में खाया। मैंने कहा वो तो निराकार है, दिखाई नहीं जा सकती, आसमान में होती है तरंगे, उसमें खाया। बुजुर्ग ने कहा कि साकार में कितना खाएगा। 1 हफ्ते बाद ही पता चल गया कि कोई दिन उससे भी दुगना खा लिया गया, कोई सीमा नहीं। और प्रधानमंत्री बोलता नहीं, जवानों के सर काट के भेज दो, प्रधानमंत्री बोलता नहीं। चीन की फौज हिंदुस्तान में आ जाए, प्रधानमंत्री बोलता नहीं। दिल्ली की सड़कों पे लड़की का रेप हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, प्रधानमंत्री बोलता नहीं। गोवा में मुझे किसी ने सुनाया, एक बुजुर्ग आदमी मरने वाला था, उसके बेटे ने कहा पिताजी अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो। बुजुर्ग ने कहा बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश 2 है। एक तो ये कि तेरी मां कुछ बोलना कम कर दे, और दूसरी ये कि मनमोहन सिंह बोलना शुरू कर दे। ये उसकी ख्वाहिश। तो देश में
ऐसी कोई सरकार कभी नहीं आई जैसी आज है। लेकिन ये हटने वाली है, इसमें कोई तो राय नहीं। मैं तो बीजेपी के काम से जब देहात में जाता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कहते हैं कि क्यों धक्के खा रहे हो, नरेंद्र मोदी को ले आओ, हम तो तय किए हुए हैं कि इसे फेंक देंगे, मत घूमो। लेकिन गंगानगर के भाइयों, नरेंद्र मोदी के लाल किले पे चढ़ने की बुनियादी शर्त है कि राजस्थान में वसुंधरा जी का राज बनवाओ, तभी नरेंद्र मोदी का राज दिल्ली में बने। मैं इतनी दूर से मेरी तो यहां कोई पहचान नहीं है। हाँ, हनुमानगढ़ के लोगों, भाटी जी की तो रिश्तेदारी है, मुझे तो मौका नहीं मिला कि तो मेरा रिश्ता हो जाता कहीं आस पास। लेकिन मेरा कोई दबाव नहीं है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मेरा कोई असर नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए इस लड़ाई में यहां आया हूं कि जब एक घर जलता है तो दूसरे आग ये भी देखती है कि जलने वाला दूसरा घर किसका। अगर यहां हम जीत गए तो हमको कोई रोक नहीं सकता है पूरे देश में जीतने से और दिल्ली में राज बनाने से। और वो बनाना किस लिए जरूरी है? किसान भाइयों, मैं तो खुद किसान हूं। चौधरी साहब हमें समझाया करते थे कि बेटे ये तो इतना सीधा है कि इसकी तो लूट होती है, इसे पता भी नहीं चलता। ये रोज गरीब होता है, इसको पता ही नहीं चलता। चौधरी उतने ही बड़े हो, सरदार साहब उतने ही बड़े हो, फार्म उतना ही बड़ा है, पैदावार उतनी बड़ी है, लेकिन 10 साल में गरीब हो गए। कैसे? 10 साल पहले 1 क्विंटल जीरी में जितना सामान खरीदते थे, आज उसका आधा खरीद पाते थे। यही गेहूं के हाल, यही कपास का हाल है। जितनी चीजें आप पैदा करते हो उनके दाम बढ़ते नहीं है, जितनी खरीदते हो उनके दाम बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन था एक भागकर के, उसने 2006 में बताया सोनिया गांधी को कि हम 60 साल से कपास का दाम 20 सैकड़ा कम करके दे रहे हैं ताकि हमारे कारखाने चलें। यही हो रहा है 60 साल और पता ही नहीं चलता। आप तो तसल्ली से रहते हो, आपको ये अंदाजा ही नहीं कि आपका हो क्या रहा। मैं कॉलेज में पढ़ता था, रामपाल जी, हॉस्टल से खाना खा के टहलने के लिए जाता था। वहां एक कब्रिस्तान था रास्ते में, उसमें एक कव्वाल कव्वाली गाता था। उसका एक शेर मुझे बहुत पसंद था क्योंकि वो हम पे सही करता था। वो गाता था कि खंजर पे कोई बूंद, न कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई बूंद, न कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे। तो सरकार ऐसी करामात करती है कि पता ही नहीं चलता। जब होने के लिए जाते हो उस वक्त आपका वो अनाज 1500 रुपये क्विंटल होगा, जब काट में जाओगे तो वो 900 रुपये हो जाएगा। 4 महीने में 400, 500, 600 रुपये गिर जाएगा। ये आसमान की वजह से नहीं होता, ये सरकार की और बाजार की साजिशों से होता है। सरकार कह देगी हमारे भंडार भरे हुए, सरकार कह देगी ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, सरकार कह देगी कि सेठ को इतने से ज्यादा रखने की इजाजत नहीं, सरकार कह देगी जबकि कानून है किसान अपना सामान देश में कहीं भी बेच सकता है। लेकिन जब फसल आती है तो यूपी का गेहूं नरेला में नहीं बिक सकता, सोनीपत में नहीं बिक सकता। इसी तरह सोनीपत का गेहूं दिल्ली के बाजारों में नहीं बिक सकता और उसका नतीजा होता है कि दाम गिरते हुए चले जाते हैं और सरकार कहती है हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस माने कि जब गिरेगा तो इतने से कम जब हो जाएगा तो हम खरीद लेंगे। उसके लिए एजेंसी नहीं लगती है और जाके आपके तो बूढ़े का इलाज, आपके तो बेटे की शादी, लड़की का रिश्ता, सारे काम उसी से जुड़े हुए होते हैं। 100 दबाव आप पे होते हैं, किस्त जानी होती है, आप ले जाके मंडी में फेंक के चले आते हो, जो सेठ दे देते हैं बोले 90% अनाज इस देश का डिस्ट्रेस सेल में बिकता है, मजबूरी में बिकता है, सही दाम पे कभी नहीं बिकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में। हम लोगों ने तय किया है किसान भाइयों, अगर दिल्ली में हमारी सरकार आई
तो जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने कहा है कि हम लागत में 50 सैकड़ा और जोड़ के किसान को देंगे, ये बीजेपी का फैसला है। हमने ये फैसला किया है कि हम किसान को कर्जा 0% पे देंगे। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारी कर्नाटक की सरकार 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है, वो हम देंगे। हमने तय किया है कि देश के हर किसान की सरकार की तरफ से उसका बीमा होगा। देश की हर फसल का सरकार प्रीमियम देगी, उसका बीमा होगा। और हमने ये तय किया है कि देश की सारी नदियों को जोड़ेंगे, हम एक चप्पा बिना सिंचाई के देश में नहीं छोड़ेंगे। अगर किसान भाइयों ये सपना देखते हो कि देश कहने के लिए है कि देश किसानों का, सही बात यह है कि देश दिल्ली वालों का है और काम किसानों का। किसानों का राज बनाने के लिए वसुंधरा जी जो राजाओं में किसान है, किसानों में राजा है, उसको जिताइए। और उसके जरिए नरेंद्र मोदी आएगा जिसने 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ को 14% कर दिया गुजरात में। गुजरात के हर खेत का हेल्थ कार्ड बना हुआ है कि उसमें जिप्सम की कमी है, कि पोटाश की कमी है, कि कैल्शियम की कमी है। उसने पूरे गुजरात का खेती का सीन बदल दिया, वो नर्मदा को ले आया। तो अगर हमारी सरकार बनी तो हमारी निगाह शहरों पे नहीं, स्टेडियम पे नहीं, खेलों पे नहीं, सिनेमा के नाच कूद पे नहीं, बल्कि किसान के पेट और उसकी इज्जत की तरफ होगी। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।